तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फॉर योर क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ की थर्ड पार्ट के बारे में। ये वीडियो हमारे आसपास के पदार्थ का तीसरा लेक्चर है। और वीडियो की इस पार्ट में हम लोग जानेंगे पदार्थों की अवस्था को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। क्या पदार्थों की अवस्था को चेंज किया भी जा सकता है? यदि पदार्थों की अवस्था को चेंज किया जा सकता है तो हम किस किस तरीके से और कैसे हम पदार्थों की अवस्था को चेंज कर सकते हैं, और क्या वो चीज़ हमें अपने आसपास कहीं पर दिखाई देता है कि कोई वस्तु अपनी अवस्था को चेंज भी करता है क्या? वही चीज़ हम लोग आज चलो सीखने वाले हैं। लास्ट दो वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना था? हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जाना था पदार्थ किसको कहेंगे, पदार्थ की परिभाषा। पदार्थ उसे ही कहते हैं जिसका अपना द्रव्यमान होता है और अपना आयतन होता है, उसे ही हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो इस पदार्थ का बहुत सारे भौतिक गुण होते हैं। भौतिक गुणों में हम लोगों ने 5 प्रमुख गुणों के बारे में जाना था। वो 5 प्रमुख गुण क्या था? तो उसकी आकृति, आयतन, कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल और संपीड्यता को देखे थे। इन सभी गुणों के आधार पर हम लोगों ने पदार्थ को 3 अवस्था में बांटे थे। पहला अवस्था को हम लोगों ने ठोस कहा था, द्रव कहा था और गैसीय कहा था। ठोस अवस्था हम उसे कहते हैं जिसके आकृति और आयतन दोनों ही मेरा निश्चित हो, कणों के बीच की दूरी बहुत कम, कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक और संपीड्यता का गुण नगण्य पाया जाता है। तो पदार्थ की यही अवस्था को हम लोगों ने क्या कहा था? ठोस अवस्था कहा था। द्रव अवस्था के बारे में हम लोगों ने क्या कहा था? जिसकी आकृति मेरा क्या होता है? अनिश्चित होता है, आयतन मेरा निश्चित होता है, कणों के बीच की दूरियां मध्यम होती है, कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कम होता है और संपीड्यता का गुण इसमें कम थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। तो पदार्थ की ऐसी अवस्था को ही क्या कहते हैं? द्रव अवस्था कहते हैं हम लोगों ने। फिर गैसीय अवस्था के बारे में हम लोगों ने किस प्रकार से डिफाइन किया था कि पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों ही मेरा अनिश्चित हो, कणों के बीच की दूरी बहुत दूर हो, कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत कमजोर पाया जाता है और संपीड्यता का गुण जो है उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसी अवस्था वाले पदार्थ को हम लोगों ने क्या कहा था? गैस अवस्था कहा था। तो यही थे हमारे पदार्थ के 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। हमारे आसपास में हम चारों ओर नज़र दौड़ाकर देखेंगे, चाहे कहीं भी देखें तो हमें पदार्थ 3 ही अवस्था में मिलेंगे, या तो ठोस मिलेंगे या फिर द्रव मिलेंगे या फिर गैस मिलेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या इन पदार्थों की अवस्था को चेंज भी किया जा सकता है क्या? तो हमारा किताब कहता है, हमारा बुक कहता है कि हाँ, हम इसे चेंज कर सकते हैं। कोई ठोस है तो उसे हम द्रव बना सकते हैं, कोई द्रव है तो उसे गैस बना सकते हैं, कोई गैस है तो उसे हम ठोस बना सकते हैं। तो फिर ये कैसे संभव है? तो 3 टाइप के पदार्थों को अपनी अवस्था को बदलने के लिए 3 प्रोसेस होती है, 3 प्रक्रियाएं होती हैं जिसके माध्यम से हम उसकी अवस्था को चेंज कर सकते हैं। एक होता है तापमान से, तापमान दे करके हम किसी पदार्थ की अवस्था को चेंज कर सकते हैं। मतलब कोई द्रव है तो ठोस बना सकते हैं, ठोस है तो गैस बना सकते हैं तापमान के दम पर। दूसरा आता है हम लोग का दबाव डाल करके कोई भी पदार्थ होता है उसको हम लोग इतना दबाव डालेंगे कि उसकी अवस्था ही चेंज हो जाएगा। जैसे कोई अगर गैस अवस्था में है तो उसे ठोस अवस्था में भी बनाया जा सकता है। वही चीज़ हम लोग जानेंगे। तीसरी प्रक्रिया होती है हमारा वाष्पन के द्वारा। यदि वाष्पन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जल जो होती है ना, जल वो वाष्प बन करके आसमान की ओर उड़ने लगता है। तो 3 प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम किसी पदार्थ की अवस्था को चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं तापमान के कारण किस प्रकार से हम किसी पदार्थ को बदल सकते हैं। तो तापमान से किसी पदार्थ की अवस्था को जब हम लोग बदलते हैं तो उसमें हम लोग 3, 4, 5 कितना 4, 5, 6 टर्म्स ऐसे आते हैं जो जनरली हम लोगों को देखने को मिलते हैं, और कभी कभी हम इसमें कन्फ्यूज भी होते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। और वो पहला टर्म होता है हम लोगों का तापमान होता है क्या? एक होता है गलनांक, दूसरा होता है द्रवनांक, तीसरा होता है क्वथनांक, हिमांक, संघनन और ऊर्ध्वापतन। ये टर्म्स यूज किए जाते हैं किसी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करने में। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं, चलिए गलनांक मेरा क्या है। ये गलनांक और द्रवनांक जो होता है वो एक ही टाइप का होता है, इसके गुण लगभग एक ही होते हैं और इसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अच्छा, गलनांक या द्रवनांक हम लोग इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब यही होता है कि कोई भी ठोस जिस ताप पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उसे हम लोग गलनांक कहते हैं। गलाने का अंक जितना तापमान हम अप्लाई करेंगे जिससे कि कोई ठोस पदार्थ है वो गलने लगेगा, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? द्रवनांक कहेंगे, या फिर हम उसको क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। तो आपने सुना होगा कि जो भी हम लोगों का फैक्ट्री होती है जहाँ पर आयरन बनाया जाता है, लोहा का बहुत सारा आकार को दिया जाता है, वहाँ पर भट्टी होती है जहाँ पर क्या
जाता है, लोहा को गर्म किया जाता है, गलाया जाता है और फिर उसको अलग सांचों में अलग डाल करके उसका शेप एंड साइज दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं गलनांक और द्रवनांक जैसे शब्द का, जिससे हम लोग ठोस को किस में बदलते हैं, द्रव में बदलते हैं। वही तापमान को क्या कहते हैं, गलनांक या द्रवनांक कहते हैं। दूसरा आता है हमारा क्वथनांक। ये क्वथनांक क्या होती है, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। अपने बॉइलिंग पॉइंट सुना होगा कि पानी उबलने लगता है, उबलने वाला तापमान को ही क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, मतलब क्वथनांक कहते हैं। क्या हम लोग जब खाना पकाते हैं तो हंडी में जब पानी देते हैं और क्या हंडी में पानी दिए और आग लगा दिए चूल्हा में, थोड़े ही समय में वो पानी उबलने लगता है क्या, नहीं, बहुत देरी तक जलने के बाद जाकर के एक ऐसा तापमान आता है जिस तापमान के बाद पानी खोलना स्टार्ट करता है, गर्म करना मतलब उबलना स्टार्ट हो जाता है। उसी समय के तापमान को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। उसी समय के तापमान को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो कोई भी द्रव जिस तापमान पर उबलना स्टार्ट हो जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। चौथा आता है हमारा हिमांक। हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है उसे ठंडा करना, है कि नहीं। वह तापमान होता है जिससे कोई द्रव को हम लोग जमा सकते हैं, उसको जमा सकते हैं। द्रव जो एक लिक्विड अवस्था में है, जो तरल अवस्था में है, उससे हम क्या कर सकते हैं, जमाव कर सकते हैं, उससे हम ठोस अवस्था में ला सकते हैं। जैसे कि बात करें, एक बोतल में पानी को ले लीजिए और पानी को लेने के बाद ऐसा फ्रिज में उसे रखिए जहाँ का तापमान बहुत ही नीचे 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। फिर सुबह को खोल करके देखिए, उस बोतल का पानी जो होता है वो क्या होता है, जो आपने डाला था पानी को, वह पानी अब पानी नहीं रहा, बल्कि वो पानी क्या बन गया, बर्फ़ बन गया। मतलब क्या हो गया कि वह क्या हो गया, जम गया। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जमना कहते हैं। हिमांक वह तापमान होता है जिससे कोई द्रव जमने लगता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, यही हमारा हिमांक का मान है। जिस समय वह द्रव जो है क्या होने लगा, जमने लगा, तो इसी तापमान को ही क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। एक आता है हम लोग उनका संघनन। तो हिमांक से फ्रीजिंग से मेरे को एक बात याद आता है कि यदि हम लोग कोई द्रव को एक बोतल में डाल करके उसे हम फ्रीज में डाल देते हैं और वह जब बर्फ़ बन जाता है, तो क्या उसका आकार वही रहेगा या फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा या फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब पांचवा टर्म्स आता है हमारा संघनन। ये संघनन क्या भाई, संघनन को समझते हैं। चलिए, संघनन को समझने के लिए आप लोगों ने जनरली देखे होंगे कि समुद्र, पानी, समुद्र, तालाब, कुआं, इन सब में बहुत सारा पानी भरा हुआ रहता है और आपने देखा है गर्मी के दिनों में ना ही वो पानी कहीं चला जाता है और ना ही हम उसको कहीं पर उसको खेत में पटाए हैं, लेकिन भी वो तालाब सूख जाता है, कुआं का जो पानी है वो नीचे चला जाता है। आखिर ऐसा कैसे होता है। एक शब्दता यहाँ पर हम लोग यह कह सकते हैं कि नहीं, गर्मी के दिनों में क्या हो जाता है, वो पानी वाष्प बन करके ऊपर चला गया और वही पानी वाष्प बन करके ऊपर चला गया। लेकिन वो पानी ऊपर चला गया क्या पानी को आपने कभी ऊपर जाते हुए देखा क्या, नहीं। हम लोग गैस को यानी कि वाष्प के रूप में वह पानी ऊपर चला जाता है और वाष्प बन करके वह पानी ऊपर जैसे ही चला जाता है, ऊपर में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। इस संघनन की प्रक्रिया में जो गैस ऊपर गया वही गैस धीरे धीरे क्या होने लगता है, वायुमंडलीय दाब के कारण वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है और वही गैसें धीरे धीरे जम करके क्या बादल का निर्माण करते हैं। यही गैसें वाष्प बन करके जो ऊपर चले गए थे, यही जम करके क्या बनते हैं, यही बादल बनते हैं और यही बादल संघनित हो करके क्या बनते हैं, द्रव बन जाते हैं। और जब इस वाष्प का गैस का और वाष्प का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बादल उड़ने के साथ साथ क्या करता है, वर्षा कराने लगता है। यही वाष्प ऊपर जा कर के संघनन प्रक्रिया के द्वारा वाष्प जो है वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है और जैसे ही यह भारी हो जाता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, ज़मीन पे गिरने लगता है और हमें लगता है क्या, बारिश हो रहा है। लगता क्या है, हम देखते हैं कि वर्षा हो रही है। तो वर्षा होने के पीछे का कारण हमारा क्या होती है, यह संघनन। तो संघनन की जो प्रक्रिया ऊपर में हो रही है वो भी एक प्रकार का क्या है, तापमान ही है, जिसमें कोई गैस जो यहाँ पर से गया वह संघनित होकर के द्रव अवस्था में बन गया। आप कमेंट्स में बॉक्स में बताइएगा, जो बर्फ़ की वर्षा होती है, जो बर्फ़ गिरता है तो वो कैसे गिरता है होने से, क्या ऊपर में कोई हिमालय पर्वत है क्या, मतलब बर्फ़ का कोई पहाड़ है क्या,
थोड़ा सा सर्च कीजिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो संघनन प्रक्रिया का हम लोगों ने समझ लिया था। उसी प्रकार से हमारा आता है क्या, एक ऊर्ध्वापातन। ये ऊर्ध्वापातन क्या है भाई, ऊर्ध्वापातन का मतलब होता है ये भी एक प्रकार का तापमान ही है, लेकिन ये किस प्रकार का तापमान है, हम किस पदार्थ को किस अवस्था में डाल सकते हैं। तो ऊर्ध्वापातन वैसे तापमान होते हैं जिसमें कोई ठोस को हम लोग सीधे गैस अवस्था में बदल सकते हैं। ऊर्ध्वापातन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग कोई ठोस अवस्था के पदार्थ को गर्म करके गैस अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। उस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। तो हम लोगों ने तापमान से किसी पदार्थ को परिवर्तित करने के लिए जो जो तापमान का जरूरत पड़ता है और जिन जिन शब्द का हम जनरली प्रयोग करते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया। गलनांक, द्रवनांक, क्वथनांक, हिमांक, संघनन और ऊर्ध्वापातन। इसके अलावा क्या और भी शब्द का प्रयोग किया जाता है, यदि यहाँ तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया था कुछ कुछ पदार्थों का आपको बॉइलिंग पॉइंट याद रखना पड़ता है, कुछ कुछ पदार्थों का आपको गलनांक याद रखना पड़ता है, कुछ कुछ द्रवनांक, क्वथनांक याद रखना पड़ता है। जब आगे की पढ़ाई करेंगे तब आप लोगों को बहुत सारे मेटल्स होते हैं उन सारे मेटल्स का जो हम लोगों का ये होता है गलनांक होता है उसको याद करने का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो आप जनरली आपको जनरली ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि कोई भी जो द्रव होती है इस द्रव का क्वथनांक मान को याद करना है, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस पर वह उबलना स्टार्ट होता है। तो आपको याद रखना है कोई भी द्रव जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से एक तापमान मापने का यंत्र है, तापमान मापा जाता है डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। तो कोई भी द्रव जो है वो कितने तापमान हम कितना उसको गर्म करते रहेंगे कि एक पॉइंट के बाद वह उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग गर्म करेंगे किसी द्रव को तो वो क्या होने लगता है, वह उबलना चालू हो जाता है। किसी ठोस को हम कितना डिग्री सेल्सियस तापमान रखेंगे कि वो द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है, कितना कठोर है, कितना लचीला है, क्या प्लास्टिक को जलाने के लिए बहुत ज़्यादा तापमान का जरूरत पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो हिमांक का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप हमेशा याद रखिएगा किसी द्रव को, जो द्रव का मतलब होता है पानी को यदि आप जमाना चाहते हैं, बर्फ़ में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें मिनिमम कितना डिग्री सेल्सियस तापमान का ज़रूरत पड़ता है, तो वो हमें ज़रूरत पड़ता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही सब हमें पूछा जाता है, ठीक है। संघनन के लिए तो नहीं और ये ठोस के लिए नहीं। दो चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि द्रव का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस और द्रव का हिमांक कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, वो मेरा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये चीज़ हमें जानना पड़ेगा। और एक चीज़ हमें यहाँ पर याद रखना पड़ता है, इस चार्ट को, इस टेबल को, जहाँ हमारे बुक में बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट दिखाया गया। ये क्या होता है, ये यही चीज़ होता है जो मैंने आपको बताया। देखिए कोई भी ठोस होता है उसको अगर हमको पिघाल करके, कोई भी ठोस होता है उसको अगर हमको पिघालना है और उसको द्रव अवस्था में बदलना है तो कौन सी प्रक्रिया करना पड़ेगी, उसे गलाना पड़ेगा। तो उस प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, गलनांक कहेंगे। यदि हम कोई द्रव अवस्था में है और द्रव अवस्था में है और उसको अगर ठोस अवस्था में लाना है, कोई द्रव अवस्था में है, कोई द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में है और उससे अगर हमको कोई द्रव अवस्था में कोई अगर द्रव अवस्था में है और उससे अगर हमको ठोस अवस्था में बदलना है तो उसका क्या करेंगे, हम हिमांक इतना तापमान देंगे और वो मेरा क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। पानी के लिए सबका अलग अलग होता है कि नहीं। और फिर यदि हमको किसी पदार्थ को द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित करना है तो उसके लिए हमें जो तापमान की जरूरत पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक एक वैसी तापमान होती है जिसमें कोई पदार्थ द्रव अवस्था के पदार्थ को एक गैसीय अवस्था के पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अपोजिट हम लोग बोल सकते हैं कि किसी गैस को यदि हमें द्रव अवस्था में परिवर्तित करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, किसी गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए संघनन प्रक्रिया होती है। तो किसी गैस को द्रव अवस्था में लाने के लिए कौन से तापमान की जरूरत पड़ता है, तो उस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन की तापमान कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि कोई ठोस को हम लोग द्रव अवस्था में लाए बिना हम लोग सीधे गैस अवस्था में भी परिवर्तित कर सकते हैं और किसी गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ को सीधे ठोस अवस्था में भी परिवर्तित किया जा सकता है। आपने कपूर सुना होगा, कपूर एक ऐसे पदार्थ होता है जिसको कपूर जो एक ठोस पदार्थ होता है उसको यदि हम लोग कुछ तापमान देंगे तो वो क्या बन जाता है, वो सीधे द्रव अवस्था में नहीं बनता है। मतलब उसका तापमान, वैसे तो कोई भी पदार्थ होता है उसको अगर तापमान देंगे तो वो गलेगा पहले, फिर वाष्प बन करके ऊपर उठेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन कपूर एक ऐसा पदार्थ होता है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जब उसे हम गर्म करेंगे तो वह द्रव अवस्था में आए बिना सीधे
आएगा मेरा क्या, गैसीय अवस्था में। तो ठोस से सीधे गैस में जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापतन, या फिर किसी गैस से सीधे ठोस पे बन जाना वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापतन। तो ये चीज़ हम लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना चाहिए। गलनांक, द्रवनांक, क्वथनांक, हिमांक, संघनन और ऊर्ध्वापतन। अब यहाँ पर आता है तापमान को किस में मापा जाता है, या फिर किस इसका मात्रक क्या होता है, कि किस में हम लोग जानेंगे। जैसे कि किलोग्राम को नापने के लिए, जैसे कि कोई वजन को नापते हैं तो किलोग्राम से नापते हैं, क्षेत्रफल को मीटर से स्क्वायर से मापते हैं, उसी प्रकार से इसे किस प्रकार से नापा जाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, तापमान को हम लोग जनरली, जो तापमान का मात्रक होता है, तापमान का एसआई मात्रक जो होता है वो मेरा केल्विन होता है। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक मेरा केल्विन होता है। उसका अन्य व्यवहारिक मात्रक मेरा डिग्री सेल्सियस भी होता है, और एक और होता है हम लोगों का डिग्री फ़ारेनहाइट। आपने डॉक्टर गए होंगे, जब आपको बुखार आता है तो आपको थर्मामीटर को यहाँ पर लेने की चेक किया जाता है। वो क्या है, थर्मामीटर, उसमें जो आपका तापमान दिखाता है वो डिग्री सेल्सियस में दिखाता है। कहीं पर आप लोग देखा होगा फ़ारेनहाइट में दिखाता है, वो फ़ारेनहाइट में दिखाता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा डिग्री सेल्सियस में तापमान को नापा जाता है, कमरे के तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। और ये केल्विन एक बड़ा मात्रक है, जिसको हम लोग अलग अलग जगह पर केल्विन शब्द का भी प्रयोग करते हैं तापमान मापने के लिए। डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट और रीमर भी होता है। वही हम लोग जब बात करेंगे तापमान परिवर्तन के बारे में, कि किस प्रकार से हम मान को परिवर्तित कर सकते हैं। तापमान को परिवर्तित कर सकते हैं मतलब आपको समझ में आया नहीं ना। जैसे कि हम लोगों का मानव शरीर का तापमान कितना होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो शरीर होता है उसका कितना, शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी 37 डिग्री सेल्सियस को यदि हम बोलें, ये तो आपने डिग्री सेल्सियस में कहा, मैं अगर कहूँगा ये, इसको हम लोग केल्विन में कितना कहेंगे, फ़ारेनहाइट में कितना कहेंगे, इसी डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कैसे कहेंगे, इसी को ही कहते हैं तापमान में परिवर्तन। तो 37 डिग्री सेल्सियस बराबर मेरा कितना डिग्री केल्विन होगा, उसको याद करने के लिए, उसको निकालने के लिए हमें इस चीज़ को याद रखना पड़ता है। वैसे तो हमें फ़ारेनहाइट के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया, लेकिन आपको जानना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि हम इसको फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं। हमारा बुक में हमें सिर्फ डिग्री सेल्सियस और केल्विन को ही परिवर्तित करने के बारे में दिया गया है। यदि हम बात करें सिर्फ और सिर्फ डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 5 को इस 5 से काट सकते हैं। ठीक है, हमें मान क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, C बराबर क्या मैंने लिखा, C बराबर K माइनस 273 डिग्री सेल्सियस का तापमान कितना दिया हुआ है, C की जगह पर 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 बराबर K माइनस 273। इसको जब इधर लाएंगे तो ये K बराबर क्या हो जाएगा, 273 में से 37 को जोड़ देंगे तो 7 और 3 मेरा 10 हो जाएगा, 7 और 3 10 और 11 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 310 इतना मेरा केल्विन हो जाएगा। केल्विन में मेरा तापमान कितना निकल जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस को हम 310 डिग्री केल्विन, 10 केल्विन भी कह सकते हैं। तो कभी भी यदि हम लोगों के जो बुक में दिया, हम अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमें परेशान करेगा शायद, क्योंकि इससे यह हमारा सिलेबस का नहीं है। अभी हम इसको बाद में देखेंगे। तो चलिए, हम लोग जनरली डिग्री सेल्सियस को केल्विन में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाना चाहिए ये हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इस सूत्र के माध्यम से C बराबर K माइनस 273, केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है केल्विन में कोई भी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है मेरा कितना, 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। अब हम लोग आराम से सब कुछ को बना सकते हैं। डिग्री सेल्सियस जो होता है वो मेरा छोटा मात्रक होता है, और केल्विन जो होता है वो मेरा बड़ा मात्रक होता है। छोटा मात्रक, बड़ा मात्रक, ये आपको माइंड में रखना है। डिग्री सेल्सियस छोटा मात्रक, केल्विन बड़ा मात्रक। अब उसको चेंज कैसे करेंगे, देखिए कोई फॉर्मूले की ज़रूरत हमें नहीं है, कोई फॉर्मूले की हमें ज़रूरत नहीं है। तो क्या है, ये मेरा क्या है, ये डिग्री सेल्सियस, तो ये जो तापमान दिया गया किस में दिया हुआ है, नहीं डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। डिग्री सेल्सियस छोटा मात्रक है, बनाना क्या है, केल्विन में। डिग्री सेल्सियस छोटा मात्रक, बनाना क्या है, केल्विन में। डिग्री सेल्सियस छोटा मात्रक है और केल्विन मेरा क्या है, बड़ा मात्रक है। तो कोई भी छोटा मात्रक को बड़ा मात्रक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 273 को जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया, छोटा है, बड़ा के पास जाने के लिए 273 जोड़ना पड़ेगा। यदि बड़ा मात्रक को हमको छोटा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा,
273 घटाना पड़ेगा, 273 घटाना पड़ेगा। इसी पर हम लोग सबको आराम से कर सकते हैं। अब हम लाएंगे, देखिए 37 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन था हमारा 37 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट, यही पूछा गया था। 37 डिग्री सेल्सियस का हमें बनाना किसमें, केल्विन में। ये मेरा 37 है, 37 डिग्री सेल्सियस बनाना किसमें, केल्विन। तो केल्विन छोटा मात्रक से हम किस में जाएंगे, बड़ा मात्रक में। तो इसमें क्या कर देंगे, हम सीधे जोड़ देंगे 273 को। तो 7 और 3 मेरा 10 हो जाएगा, 7 और 3 10 और 11 हो जाएगा, और 2 और 1 मेरा कितना हो जाएगा, 3। तो 310 केल्विन मेरा आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं।